जी अभी हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा ना, लोअर आपका। इसमें थोड़ा सा एक चीज़ और समझ लीजिएगा, ठीक है, ताकि आपको हमने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा, आउटपुट लेस इनपुट टैक्स लोअर आप। समझ में आई बात? ये मैंने कहा मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन से एक्चुअल इनपुट टैक्स और 90% ऑफ आउटपुट टैक्स। ठीक हो गया? सही है। अब देखें, अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास आउटपुट टैक्स जो था वो था 100, वो क्या था 100, और मेरे पास एक्चुअल इनपुट टैक्स वर्किंग से आ गया 95, तो 90% ऑफ आउटपुट कितना बनता है? अब दोनों में लोअर कौन सा? 90, तो मैंने कौन सा लेस किया? मतलब ये हुआ कि यहाँ पे नॉर्मली आपने हर महीने सेल्स टैक्स को कम से कम मिनिमम 10% ऑफ आउटपुट देना होगा। इस फार्मूले का मकसद ये है ना कि कम से कम आउटपुट टैक्स का डिपार्टमेंट को कितना पे करना होगा। और मैं सोच ले, इस फार्मूले का मतलब ये कि आपकी हर महीने कम से कम सेल्स टैक्स लायबिलिटी कितनी आएगी? 10% ऑफ। समझ आ रही है बात? इन दो को देख ले। इस फार्मूले के मुताबिक रूल क्या बनता है कि हर महीने आपका आउटपुट कम से कम सेल्स टैक्स लायबिलिटी कितनी बनेगी? 10% ऑफ। क्लियर हो जी? अब जो है एक्चुअल हमारा प्रैक्टिकली कितना बनता था? 95। हमने लेस कितना किया? 90। तो मतलब 5 रुपए हमारे बनते थे जो हमें लेस, ठीक है। तो ये 5 रुपीज जो है इसको कहते हैं कैरी फॉरवर्ड। कितना? ठीक हो गया? कैसे? एक्चुअल कितना था? 95, एडजस्ट कितना हुआ? ठीक है। अगले महीने में फॉर एग्जांपल ये जनवरी का महीना था, फिर में जाके इस ब्रॉड ये कैरी फॉरवर्ड फिर में जाके ब्रॉड फॉरवर्ड हो जाएगा ना। तो इसको हम कैसे करेंगे? आउटपुट टैक्स लेस इनपुट टैक्स लोअर ऑफ, से वही फार्मूला होगा ना, एक्चुअल, ठीक है। एक्चुअल फॉर एग्जांपल 10 था यहाँ पे, प्लस ब्रॉड फॉरवर्ड। ब्रॉड फॉरवर्ड कितना था? तो कितना है? 50 और 90% ऑफ हो गया। तो 15 और 90% फिर कंपैरिजन करेंगे। जो पिछले महीने का ब्रॉड फॉरवर्ड है वो इस महीने के एक्चुअल में क्या करेंगे? ये कॉन्सेप्ट नंबर 4 था ना, लिख दिया था ना इधर स्क्रीन। क्लियर हो गया? आइए क्लियर? यस सर। अब हम क्वेश्चन एक ढूंढते हैं अच्छे सा। क्वेश्चन नंबर 7। ये पास पेपर, हाँ अटेम्प्ट है ये सितंबर 2011। पेज नंबर है 449। ये नान रूम साहब की बुक की चैप्टर नंबर 25 का क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। पेज नंबर है 449। जिनके पास पास पेपर्स है वो है सितंबर 2011 का क्वेश्चन नंबर 6, 12 मार्क्स का क्वेश्चन जी। रिक्वायरमेंट पढ़े, कंप्यूट द सेल्स टैक्स पेबल आर रिफंडेबल बाय to Mr. Ara along with input tax to be carried forward if any in the sales tax return for the month of August 2011। अंडरलाइन करें कौन से मंथ के लिए बनाना है? अगस्त 2011 जी। Mr. Ara is registered under the Sales Tax Act 1990। He is, मैंने आपको बताया 4-5 पेजेस छोड़ के। अब ये क्वेश्चन
सॉल्व करते हैं, ठीक है। 4-5 पेजेस में जो क्वेश्चन में जो जो कॉन्सेप्ट्स आएंगे वो हम उधर नोट करते हैं, ठीक हो। He is engaged in the supply of household appliances and has provided you the following information for the month of August 2011. Supplies made during the month were as follows. Supplies का मतलब क्या है? Sales. Local taxable supplies to registered person. Registered person को supplies कितने हैं? Sales कितनी है? 35.5 million. लोकल टैक्सेबल सप्लाईज टू अनरजिस्टर्ड पर्सन। जी, तो नोट्स में जाके कॉन्सेप्ट नंबर 5 लिख लें। जी लिखे कॉन्सेप्ट नंबर 5, सेल्स टू अनरजिस्टर्ड पर्सन। सेल्स टू अनरजिस्टर्ड पर्सन्स shall be subject to shall be charged या shall be subject to further tax at the rate 3%। या इस तरह लिख ले, further tax shall be charged, further tax at the rate 3% shall be charged on sales to unregistered person। सेल्स टू रजिस्टर्ड पर्सन पे कितना टैक्स है? 17%। सेल्स टू अनरजिस्टर्ड पे 20। 17 प्लस 3% फर्दर टैक्स, ये बताना। 20% मतलब बन रहा है, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है प्रेजेंटेशन, 17% हम एक जगह पे चार्ज करते हैं, 3% दूसरी जगह पे चार्ज करते हैं। टोटल इन एग्रीगेट हम 20% ही चार्ज करते हैं, लेकिन आप जब बात करोगे तो 17% प्लस 3% फर्दर टैक्स। कॉन्सेप्ट नंबर 6 लिखे, नो टैक्स ट्रीटमेंट या नो सेल्स टैक्स ऑन परचेजेस फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन। नो सेल्स टैक्स ऑन परचेजेस फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन। अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन से सेल्स टैक्स की जगह अगर आप इनपुट टैक्स लेके तो ज्यादा बेहतर होगा। नो इनपुट टैक्स ऑन परचेजेस फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन। अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन से परचेजेस करोगे तो कोई इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सकते। क्लियर जी, आप क्वेश्चन पढ़ें। नो इनपुट टैक्स ऑन परचेजेस फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन। आप देंगे या नहीं देंगे हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन डिपार्टमेंट आप कहता है आपने दिया ही। डिपार्टमेंट के लिए हम चार्ज कुछ भी करे वो आपको कमिश्नर के सामने जो है ना, आप उसको टैक्स दे दो फिर भी नहीं चार्ज कर सकते, ठीक है। इनवाइस का ताल्लुक ही नहीं है, जहाँ पे इनवाइस का ताल्लुक होगा वो मैं आपको बता दूंगा। चले कॉन्सेप्ट नंबर 6 लिखे। 6 हो गया। 7, नो इनपुट टैक्स ऑन परचेजेस फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन। नो इनपुट टैक्स 7, नो इनपुट टैक्स ऑन परचेजेस फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन without invoice or invoice without invoice or having invoice, या सिंपल लिखे, सिंपल, without invoice or invoice with the name of any other person। कॉन्सेप्ट समझ। अगर आप रजिस्टर्ड पर्सन से भी परचेज करोगे और इनवॉइस नहीं होगा तो इनपुट टैक्स क्लेम। अगर इनवॉइस होगा और सेल्स टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं अब्दुर्रहमान और इनवॉइस होगा अब्दुर्रहमान के भाई के नाम पे, अब्दुर्रहमान के बाप के नाम पे, चचा के नाम पे, बहन के नाम पे, स्पाउस के नाम पे, फिर भी इनपुट टैक्स क्लेम
नहीं मिलेगा। क्लियर? इनवॉइस होना चाहिए और इनवॉइस किसके नाम पे होना चाहिए? जिसका रिटर्न। क्लियर? जी अब क्वेश्चन पढ़े जी। लोकल टैक्सेबल सप्लाईज टू रजिस्टर्ड पर्सन, लोकल टैक्सेबल सप्लाईज टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, एक्सपोर्ट्स टू यूएसए एंड कनाडा। अच्छा, क्वेश्चन पढ़ते हुए जो जो चीज आप पढ़ रहे हो ना, तो उसके साथ आईटी लिखे या ओटी लिखे। ओटी स्टैंड्स फॉर आउटपुट टैक्स, आईटी। तो सेल्स लोकल टैक्सेबल सप्लाईज टू रजिस्टर्ड पर्सन कौन सा टैक्स होता है? आउटपुट टैक्स। लोकल टैक्सेबल सप्लाईज टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, आउटपुट टैक्स लेकिन प्लस 3%। जी एक्सपोर्ट्स पे कौन सा टैक्स? 0%, इस पे रिफंडेबल। एग्जेम्प्ट सप्लाईज, एग्जेम्प्ट, इसका कोई ट्रीटमेंट जी। गुड्स वर्थ ₹1.5 million were returned by a registered person. Proper debit credit notes have been issued in this regard. ये समझ लीजिए। अगर कभी कहे ना कि सेल्स रिटर्न है या परचेजेस रिटर्न, ठीक है, तो साथ में तकरीबन 90% केसेस में वो ये वाले स्टेटमेंट ऐड करता है। इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि जो रिटर्न्स थी वो सेल्स रिटर्न्स थी या परचेजेस, वो प्रॉपरली रिकॉर्ड हो चुकी है, उसके लिए भी रिटर्न के लिए भी इनवॉइस इशू हो चुका है। इसका मतलब ये, अगर कभी वो ये स्टेटमेंट साथ ना लिखे तो फिर हम इज्यूम करेंगे कि सही रिटर्न हुई, फिर हम रिटर्न को क्या करेंगे? फिर भी रिकॉर्ड करेंगे। इस केस में भी रिकॉर्ड करेंगे, अगर ये स्टेटमेंट ना हो फिर भी रिटर्न्स को रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन अगर साथ में ये लिखा हो कि रिटर्न हो गई लेकिन प्रॉपर डेबिट या क्रेडिट नोट हैज नॉट बीन इशूड, हैज नॉट, अगर कहें कि प्रॉपर, तो फिर हम रिटर्न्स को रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो ये कौन से रिटर्न है? सेल्स रिटर्न है या परचेज? सेल्स रिटर्न है ना, तो ये सेल्स रिटर्न में से, सेल्स में से लेस करते हैं। क्लियर? भाई समझ में आई बात जी। अगला, फॉलोइंग परचेजेस वर मेड। अच्छा, इसके साथ भी लिखे, ये कहाँ पे एडजस्ट होगा ये रिटर्न? आउटपुट पे इनपुट, आउटपुट तो इसके साथ ओटी लिखे। समझ में आई बात ना? आउटपुट इनपुट आसानी के लिए जब फिर दोबारा क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको ज़्यादा कंसंट्रेशन के साथ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फॉलोइंग परचेजेस वर मेड, परचेजेस फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन, कौन सा टैक्स होता है? इनपुट। परचेजेस फ्रॉम अनरजिस्टर्ड, कुछ भी नहीं, इग्नोर करेंगे जी। गुड्स परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन वर एक्सक्लूसिवली यूज्ड फॉर मेकिंग टैक्सेबल सप्लाईज इन अमाउंट ऑफ, ये वाला स्टेटमेंट भी तकरीबन 90% क्वेश्चन में गिवन होगा, हमेशा इसको इग्नोर करना है, इसका हमारे क्वेश्चन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं हो। समझ में आ रही ना बात? कौन से वाला स्टेटमेंट? गुड्स परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन, समझ में आ रही बात? इसको इग्नोर कर, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए उसने स्टेटमेंट दिया, इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, न इसका कोई काम है हमारे न्यूमेरिकल। क्लियर जी। एन अमाउंट ऑफ ₹750,000 इज पेबल टू अ रजिस्टर्ड पर्सन सिंस 28 जनवरी 2011। नया कॉन्सेप्ट आ गया, ठीक है, और वो कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट नंबर जी। क्रेडिट परचेजेस के केस में अगर आप क्रेडिट परचेजेस करते हो, क्रेडिट परचेजेस करते हो, फॉर एग्जांपल इन द मंथ ऑफ अगस्त 2020, अगस्त 2020 में आप क्रेडिट परचेजेस करते हो। क्रेडिट का मतलब यह है कि मैंने गुड्स को रिसीव कर लिए लेकिन मैंने पेमेंट, जब पेमेंट नहीं की तो मैंने इनपुट टैक्स पे किया नहीं किया ना, तो क्या मुझे इनपुट टैक्स क्लेम करना चाहिए? नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैंने पे नहीं किया। ये हम कह रहे हैं, लेकिन सेल्स टैक्स क्या करता है कि आप जब क्रेडिट परचेज करते हो जिस महीने, भाई आप मुझे बहुत खतरनाक अंदाज से देख रहे हो, यकीन करें आप मुझे परेशान करते हैं। थोड़ा सा यार स्माइल मूड बनाओ, ऐसे लगता है जैसे टारगेट किलर हो, मेरे 22 से पैसे दिए हुए इधर आके क्लास के बारे में आऊँगा तो आपसे थोड़ा सा यार रिलैक्स पे हो, ठीक है ना, परेशान नहीं हो जी। सेल्स टैक्स एक्ट क्या कहता है? सेल्स टैक्स एक्ट कहता है, वो ये लोग वाले को देख के मुझे याद कुछ आ गया है,
पिछले क्लास में, यदि आपको याद आ गया जी। सेल्स टैक्स एक्ट कहता है कि जनाब अगर आप क्रेडिट परचेज करते हो ना तो बेशक आपने पैसे ना दिए हो, आपको इनपुट टैक्स इसी महीने के रिटर्न में क्लेम करो। क्या करो? बेशक आपने अभी टैक्स पे नहीं किया, जिस महीने में आपने क्रेडिट परचेज की है उसी महीने का अगस्त का रिटर्न जब मैं फाइल करूंगा तो ये जो क्रेडिट परचेज है इसके ऊपर जितना इनपुट टैक्स बनता है वो आप क्लेम कर दो। लेकिन एक बात याद कि ये जो आपने क्रेडिट परचेज की पेमेंट है ये आपको करनी पड़ेगी विद इन 180 डेज। कितने दिनों में करनी पड़ेगी? विद इन 180 डेज। अगर आपने विद इन 180 डेज पेमेंट नहीं की, जैसे आप 180 डेज रात के 12 बजे कंप्लीट हो जाएंगे तो 181 डेज में एंटर हो गया, आपने पेमेंट नहीं की तो जितना इनपुट टैक्स आपने क्लेम किया है वो क्या हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा। किस केस में? इफ पेमेंट इज नॉट मेड विद इन 180 डेज। तो रिवर्स का क्या है? पहले आउटपुट में क्या किया था? इनपुट को जब क्लेम किया था लिस्ट किया था ना, हाँ, फिर वापस क्या करेंगे? कब ऐड करेंगे? जिस महीने में 181 डेज पूरे हो और उस महीने में अभी तक पेमेंट, तो उस महीने का रिटर्न, ये रिटर्न एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है। 180 डेज बाद जिस महीने का हम रिटर्न फाइल करेंगे उसी महीने के रिटर्न में इसको क्या कर देंगे? मैं आपको एग्जैक्ट हिंट बताता हूं, नोट कर लें। कॉन्सेप्ट समझ आ गया है? हाँ, अगर विद इन 180 डेज पेमेंट कर दिया तो नो टैक्स ट्रीटमेंट। फिर तो कुछ नहीं करना ना, फिर तो ठीक किया है ना, फिर तो हमने क्लेम किया था, हाँ, और 180 डेज में पेमेंट कर दे तो फिर रिवर्सल वगैरह कुछ भी अगर डेज हो पेमेंट की, पेमेंट ना किए हो, ठीक है, और डेज बनते हो मोर देन 180 डेज, मोर देन 180 बट लेस देन आर इक्वल टू 110। अगर दिन कितने बनते हो? 180 से ज्यादा, हाँ, 180 से ज्यादा और 110 से, सॉरी 210, दिन बनते हो 180 से ज्यादा और 210 या 210 से कम, और पेमेंट अभी तक नहीं। ये सब के लिए है। अगर विद इन अगर इसको इस तरह का डेज हो लेस देन 180 और पेमेंट अभी तक नहीं की तो कोई ट्रीटमेंट नहीं कर। अगर डेज बढ़ जाए 180 से ज्यादा लेकिन अभी कम हो कितने से? 210 से, तो फिर क्या करोगे? रिवर्सल ऑफ इनपुट टैक्स जो क्लेम किया। और अगर डेज बढ़ जाए तो फिर भी नो टैक्स। ये वाला क्यों, ये समझ, ये उसने 2-3 बार टेस्ट किया हुआ है, थर्ड बार ये क्यों, ये समझ। ये इसलिए कि अगर मैं पेमेंट नहीं करता, 180 डेज पूरे हो जाते हैं तो 181 डेज में पेमेंट नहीं किया तो रिवर्सल ऑफ इनपुट। तो एक महीने में कितने दिन होंगे? अप्रॉक्सीमेटली 30। तो 181 से 210 तक मेरा महीना कंप्लीट हो गया। अब दिन हो गए 215 और मैंने अभी तक पेमेंट नहीं, तो मुझे रिवर्सल कब डालना चाहिए?
181 पे ना, और अब दिन कितने, तो इसका मतलब ये है कि पिछले वाले महीने में मैंने रिवर्सल डाला, अब मुझे दोबारा उसकी जरूरत नहीं। अब अगर 210 से दिन बढ़ जाए ना, तो इसका मतलब ये पिछले वाले महीने में रिवर्सल उसने बताया है या नहीं, हम ये ज्यूम करें कि रिवर्सल कब, जैसे 180 दिन पूरे हो जाए और पेमेंट ना किया हो तो अगले दिन उसने रिवर्सल नहीं हो। जब 210 से ज्यादा हो तो मतलब ये हुआ कि पिछला महीना भी खत्म हो गया, 180 के बाद भी एक महीना हो गया, अब हम 180 दिनों के बाद दूसरे महीने में एंटर हो, तो 180 के बाद कौन से वाले महीने में रिवर्सल डालना था, पहले वाले महीने में, दूसरे वाले महीने में। क्लियर भाई, क्लियर है। अगला sales tax credit of ₹610,000 has been brought forward from previous month। ये फोर्थ वाला कॉन्सेप्ट ब्रॉड फॉरवर्ड है। ब्रॉड फॉरवर्ड को कहाँ पे ऐड करते हैं, एक्चुअल में। सेल्स टैक्स इज पेएबल एट द रेट ऑफ 17%, ये भी समझ लीजिए। अगर उसने क्वेश्चन में इस तरह स्पेसिफिकली लिखा हुआ हो ना कि सेल्स टैक्स इज पेएबल एट द रेट 20%, तो फिर आपने 17% नहीं देना, फिर आपने कौन से पैकेज कैलकुलेशन करना है, ठीक है। और अनरजिस्टर्ड के लिए 20% प्लस 3% फर्दर टैक्स, मतलब टोटल 23%। अगर क्वेश्चन साइलेंट हो तो 17%, अगर क्वेश्चन में 17 की जगह आप लोग 16% पे करें तो आप फिर उस पे करोगे। प्रैक्टिकली ये हुआ है 16%, तो बच्चे अक्सर कहते हैं इनसे गलती हुई है, भाई गलती नहीं हुई, उन्होंने जैसे आपको जिस परसेंटेज पे सेल्स टैक्स का है सिर्फ परसेंटेज चेंज हो गया, बाकी कॉन्सेप्ट चेंज नहीं हो। क्लियर? is also required to pay a penalty of ₹10,000 under the Sales Tax Act 1990 on account of certain defects। अच्छा, पेनल्टी जब आप सेल्स टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करोगे और कुछ ऐड या लेस नहीं होगा फाइनल फिगर, तो वहां पे पेनल्टी ऐड कर दोगे सबसे बॉटम लाइन पे, सबसे आगे। समझ में आ रही बात? हमेशा है वहां पे जी। अब फॉर्मेट बनाएं और हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। किधर है यार ये? नाम क्या है इसका? मिस्टर सेल्स टैक्स लायबिलिटी। सेल्स टैक्स पेएबल या रिफंडेबल है ना? महीना कौन सा है? अगस्त। और ईयर? अगस्त 2000। ठीक हो गया? हाँ, यहाँ पे भी लिख सकते हो कंप्यूटेशन आप। सेल्स टैक्स पेएबल और रिफंड। जी, पहले हम कैलकुलेट करेंगे आउटपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स हमेशा अगर एक से ज्यादा हो ना, सेल्स टैक्स रिटर्न हो, कुछ भी हो, या रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड दोनों को हो, तो हमेशा कहाँ पे करोगे? वर्किंग लेस इनपुट टैक्स लोअर ऑफ एक्चुअल इनपुट टैक्स। ठीक है, ये वर्किंग, ये भी वर्किंग में होगा। ठीक है, तो पहले हम आउटपुट टैक्स कैलकुलेट कर लेते हैं।
देखिए रिकॉर्डिंग हो रही है। जी आउटपुट टैक्स जी सेल्स टू अनरजिस्टर्ड पर्सन कितनी 1700250 जी सेल्स टू रजिस्टर्ड कितनी 35.5 million 35.5 मिलियन ठीक हो गया हाँ क्लियर जी सेल्स टैक्स रिटर्न सेल्स रिटर्न है हाँ सर तो लेस सेल्स रिटर्न्स जी वो कितनी है 1.5 million 5 million जी कितना है सर 24 34 million Million? यस एग्जैक्ट नहीं ऊपर वो सर अनरजिस्टर्ड भी ऐड करना है हाँ सारे अनरजिस्टर्ड पे 17% भी होता है 3% भी होता है पहले 17% तो चार्ज करेगा सर अभी आपको अमाउंट बतानी है टैक्स बताना है ये टोटल बताना है ये टैक्स बताना यार ये मैंने क्या लिखा हुआ है उम्र आप बच्चे हो आप दूसरे क्लास के यहाँ पे टैक्स कहाँ से आएगा मैंने टैक्स कुछ लिखा है नहीं सर पहले वैल्यू तो बताए ना ये दोनों ऐड कर दे टेस्ट कर दे भाई 35,700,250 35 700,250 ठीक हो गया यस सर ये क्या आ गई वैल्यू आ गई सेल्स की वैल्यू आ गई अब इस पे हमने क्या कैलकुलेट करना है सेल्स टैक्स तो सेल्स टैक्स का रेट क्या है एट द रेट 70 जी अब 17% 6069 6069 042 042 ठीक हो गया भाई क्लियर है जी तो आउटपुट टैक्स आपके पास वर्किंग वन से आ गया 606904 क्लियर है जी अब वर्किंग टू में हम कॉमन इनपुट टैक्स कैलकुलेट कर रहे हैं जी सुनिएगा कॉमन इनपुट टैक्स अच्छा जो मैंने कहा ना रिवर्सल विद इन 180 डेज वाला यस सर तो वो इनपुट टैक्स में ऐड या लेस हो इस महीने के इनपुट टैक्स में एडजस्ट करेंगे अगर विद इन 180 डेज पेमेंट ना किया हो ना और वापस होना हो तो इस साल अगर हमने इनपुट टैक्स 100 रुपए क्लेम करना है और क्रेडिट परचेज की और उस पे 20 रुपए इनपुट टैक्स हमने 180 दिन पहले क्लेम किया था यस सर और अभी विद इन 180 डेज हमने पेमेंट नहीं किया हमने रिवर्सल डालना है तो इस महीने का 100 रुपए इनपुट टैक्स बनता है पिछला रिवर्सल कितना डालेगा 20 तो 100 की जगह हम कितना क्लेम कर लेंगे 80 तो उसका रिवर्सल कहाँ पे डालेगा इनपुट टैक्स आउटपुट में ऐड नहीं करेंगे सॉरी उसका रिवर्सल कहाँ पे डालेंगे इनपुट ठीक है तो परचेजेस कितनी है Purchases from registered person 53.8 million परचेजेस फ्रॉम registered रजिस्टर्ड पर्सन 53.8 million 53.8 मिलियन जी मुझे बताइए कोई परचेजेस रिटर्न है परचेजेस फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन कोई टैक्स ट्रीटमेंट नहीं परचेज रिटर्न है नहीं है लेकिन पेमेंट बता रहा है कि क्रेडिट परचेज थी और उसकी पेमेंट अभी तक नहीं हुई yes sir हाँ तो वो हम पढ़ लेते हैं इधर देखें वो क्या रहा एन अमाउंट ऑफ ₹750,000 इज पेएबल टू अ रजिस्टर्ड पर्सन सिंस 28 जनवरी 2011 जी काउंट करें ये डेज काउंट करने हैं कैलकुलेटर के ऊपर करेक्ट 28 जनवरी
से लेके 31 जनवरी तक कितने दिन बनते हैं? 3 डेज। तो जनवरी के कितने हुए? 3 डेज। फरवरी के 28 टोटल 31। मार्च के 31 62 टोटल 62 डेज हो गए। अप्रैल के 92, मई के 31 123, हाँ जून के 30 153, जुलाई के 31 184, अगस्त के 215 210 से ज्यादा है क्या काम? कुछ क्या करें? मतलब जुलाई में ये रिवर्सल चला होगा, हो चुका होगा, अगस्त में हमें दोबारा जरूरत क्लियर है। ये एग्जाम हिंट आपके बड़े काम आएगा जो मैंने लिखवाया। क्लियर जी? तो इसका कुछ भी नहीं करेंगे जी। तो परचेज में और कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो सेल्स टैक्स एट द रेट 17% ये कॉमन इनपुट टैक्स आ जाएगा। कितना? 53.8 मिलियन का 9146 जी। इसकी अपोर्शनमेंट की जरूरत है या नहीं? सप्लाईज देख ले, सप्लाईज एक किस्म की है कि एक से ज्यादा है, तो अपोर्शनमेंट की जरूरत है ना। तो इसकी हम क्या करते हैं, वर्किंग 3 में अपोर्शनमेंट ऑफ कॉमन इनपुट टैक्स। ठीक हो गया? हाँ, पहले कॉलम में क्या आएगा? सप्लाई। सप्लाई बताइए कितने किस्म की है? एक्सपोर्ट्स भी है और एग्जाम भी है। टैक्सेबल भी है। पहले टैक्सेबल तो बताओ ना। टैक्सेबल भी है, जीरो रेटेड भी है एक्सपोर्ट, हाँ, और एग्जेम्प्ट भी है जी। टैक्सेबल की वैल्यू कितनी निकल आई थी? अब आपको पता चल जाएगा कि ये मेरे क्यों के लिए टैक्सेबल की ये वैल्यू थी ना, टर्नओवर। भाई टैक्सेबल सेल्स कितने थे? ये थे ना। रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड और रिटर्न का इफेक्ट लेके टोटल नेट फिगर आपने लेना है। अगर आप नेट नहीं लोगे, ये दोनों ऐड करके लोगे, फिर भी ठीक होगा, उसका रीजन है, ठीक है। लेकिन आप एक फॉर्मेट पे चले, दोनों ठीक है। आप सेल्स टैक्स सेल्स रिटर्न लेस करके दें, सेल्स रिटर्न लेस ना करके दें, दोनों ठीक है। लेकिन आप एक फॉर्मेट पे चले, आप हमेशा नेट वाली फिगर ले लिया करें, दोनों ठीक होंगे। सही है, मैं रीजन बता दूंगा क्यों। ये कितना है? 35.250। जीरो रेटेड की वैल्यू क्या है? बुक में गिवन होगी। एक्सपोर्ट्स टू यूएसए एंड कनाडा 25.5 मिलियन 25.5 मिलियन और एग्जेम्प्ट 5.235 ये क्या कहा तुमने? 5235 5235 500 सर 000 लास्ट यहाँ पे 000। यस हाँ यस सर जी, ये टोटल है जी। कॉमन इनपुट टैक्स कितना है? वर्किंग 2 से कैलकुलेट किया 914 सर ये टोटल आता है 436,000। ये टोटल कितना था? 43435 43525 ये आता है, हाँ। नहीं 5 सालों के ये बंदा मुझे कैलकुलेशन बताता है, 5 साल पहले भी ये गलत बताता था। उम्र बताओ। 66 4355 64 66 66 435 435 250। ठीक है, अब उम्र तुम चेक करो। यस सर ठीक है जी। इसको डिवाइड करें इस पे
और मल्टीप्लाई करें सप्लाई से। 4 बोले 4914 777 ठीक हो गया। ये कितना है 726 720 691 जी आगे सर गलत आ रहा है, ये गलत है ना। दिल आता है सर सीए मुश्किल अपना हाल देखो थोड़ा सा फिर बदनाम करवाई कैलकुलेशन। जब मैं स्टूडेंट था ना यकीन करें कि मैंने कभी जिंदगी में कैलकुलेटर को देखा पेपर में भी मुझे इस तरह से याद है। ये इतनी प्रैक्टिस ये प्रैक्टिकली सीए करना है ना तो ये प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है कि कैलकुलेटर आप इसके पास है ही नहीं, कैलकुलेटर इसके पास भी नहीं है, इसके पास भी नहीं, ऐसे बैठे हुए हैं जैसे फर्स्ट वाला क्या था मुझे 4914 लास्ट वाला लिखें सर, थर्ड सेकंड 720691 और इसका 35105 ये अब टोटल करे आता है। ये एडजस्टेबल होगा, ये रिफंडेबल होगा। ये जो बच्चे कैलकुलेटर का प्रैक्टिस नहीं करते ना क्लास में ये ज़हन से निकाल देंगे मैं पेपर पास करूंगा, आप इसी वजह से फेल हो। ये मैं 100% श्योरिटी के साथ कह रहा हूँ आपके फेल होने का रीजन यही होगा कैलकुलेटर का लैक ऑफ प्रैक्टिस। ये ज़हन में रख लेंगे। आपको पता है मेरे स्टूडेंट से कुछ पुराने मैं मुंह पे बात करता हूँ आपका दिल अच्छा नहीं जी। और इन 1 से इनपुट टैक्स कितना है एक्चुअल 4914 ठीक है। इसमें ऐड क्या करेंगे हाँ ब्रॉड फॉरवर्ड इनपुट टैक्स वो कितना है गिवन है कितना 6,10,000 जी। ये टोटल करो और 90% ऑफ आउटपुट टैक्स कितना है 5524 यहाँ पे जी सर 5524 जी। और 90% ऑफ आउटपुट टैक्स कितना है तो इसका 90% है 5462139 जी। दोनों में तो और कौन सा है 90% ना तो ये लेस कर दो 5462139 ठीक है। ये लेस करके यहाँ पे ऐड करोगे इधर देखें ऐड फर्दर टैक्स ऑन सप्लाईज टू कौन सा पर्सन अनरजिस्टर्ड उसकी वैल्यू क्या थी हाँ भाई वहां केवल है ना 1.7250 इसका कितना परसेंट समझ में आई बात 20% टैक्स हमने चार्ज किया है लेकिन प्रेजेंटेशन 17% उधर चार्ज किया और 3% बॉटम लाइन इसको बॉटम लाइन टैक्स कहते हैं ठीक हो गया। तो ये ऐड कर दे ये आपके पास आ जाएगा ये
यहां पे ऐड कर दोगे एड पेनल्टी, ठीक है। तो पेनल्टी ऐड करके ये आपके पास आ जाएगा सेल्स टैक्स पेड। ठीक हो गया। अब यहां पे सेल्स टैक्स रिफंडेबल अगेंस्ट जीरो रेट, वर्किंग 3 से किया था, वर्किंग 3 से किया था ना, हाँ वर्किंग 3 से आया था भाई। कितना आया? 3510 530, ठीक हो गया। और अब कौन सा एडजस्ट हुआ था यहाँ पे? एक्चुअल के 90%, कैरी फॉरवर्ड क्यों होगा ना, इनपुट टैक्स कैरी फॉरवर्ड 5462139 लेस करें 552477, जी कितना डिफरेंस आया? ये कैरी फॉरवर्ड और ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट। जी आसान था कि मुश्किल? हाँ आसान है ना जी, नोट करें शाबाश। कितने कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किए? कॉन्सेप्ट नंबर 9 आपको एक एक्स्ट्रा परचेज डिजाइन की जब भी फिक्स्ड एसेट का परचेज क्या हो जी, देखिए कॉन्सेप्ट नंबर ऑलवेज कैलकुलेट इनपुट टैक्स, always calculate input tax on fixed asset, input tax on fixed asset separately from other purchases। हमेशा जो इनपुट टैक्स फिक्स्ड एसेट के ऊपर होगा वो हमेशा दूसरे परचेजेस से अलग कैलकुलेट करना है। मतलब कहां पे कैलकुलेट करना है? वर्किंग 2.1 क्या कॉमन इनपुट टैक्स समझ लीजिए ऑन फिक्स्ड एसेट, ठीक हो गया। ये क्यों हम अलग कैलकुलेट कर रहे हैं? अलग कैलकुलेट करना है और उसकी अपॉर्शनमेंट भी अलग करनी है। अपॉर्शनमेंट में आ गया ना, तो एक तो अपॉर्शनमेंट कर दिया 9.14। फॉर एग्जांपल ये फिक्स्ड एसेट परचेज किया था 1 मिलियन का, तो इस पे कितना टैक्स आया? 170,000। इनपुट टैक्स इस पे 170,000 आया ना। अब देखें, अब यहाँ पे एक और कॉलम ऐड कर दोगे और यहाँ पे लिख दोगे कॉमन इनपुट टैक्स कौन से वाला, कितना आया? और इसकी अपॉर्शनमेंट अलग कर लोगे, सेम वही फार्मूला है, ये डिवाइड बाई ये मल्टीप्लाई बाई, समझ में आ रही बात? यहां पे अमाउंट आ जाएगी, यहां पे ये सेम वही एडजस्टेबल, रिफंडेबल और फिक्स्ड। अब मेन न्यूमेरिकल में आ जाए क्या करना है यहाँ पे, इधर आ जाए। ये अलग क्यों करते हैं रीजन बताता हूं। आपने ये काम किया ना, ये वाला, ठीक है, सेम यहां तक तो सेम आएगा। वो दूसरे वाला कॉमन इनपुट टैक्स जो फिक्स्ड एसेट के अलावा है वो लेस किया, यहाँ पे आप लेस करोगे, यहाँ पे या इससे फर्दर टैक्स से नीचे थोड़ा सा प्रेजेंटेशन। जी बिल्कुल, फर्दर टैक्स से नीचे यहाँ पे फर्दर टैक्स ऐड कर दिया, यहाँ पे लेस कर दोगे इनपुट टैक्स ऑन फिक्स्ड एसेट। कहां से आया होगा और कौन से वाला लेस करोगे? एक्चुअल। कोई लोअर हाफ वाला फार्मूला नहीं करेगा, समझ में आ रही बात? तो
तो अब आपको समझ आ गई दोनों को अलग अलग क्यों करते हैं। सिर्फ और सिर्फ एक रीजन कि इनपुट टैक्स जो फिक्स बेसिस है उसमें ये वाला फार्मूला एप्लीकेबल, वो हमेशा कौन सा लेस होगा, लोअर आप वाला रूल 90% आप आउटपुट टैक्स के साथ उसका कंपैरिजन नहीं करना। जितना ये अमाउंट आया होगा ना, फॉर एग्जांपल ये अमाउंट ए आया है एडजस्टेबल, तो यहाँ पे आप क्या लेस करोगे, अमाउंट ए, और किसी चीज के साथ कंपैरिजन। सिर्फ यही रीजन है कि हम इसको अलग अलग करते हैं, बाकी दोनों सेम चीजें, इनपुट टैक्स दोनों सेम है। क्लियर भाई, क्लियर है। और रिफंडेबल वाला, रिफंडेबल यहाँ आया था ना अगेंस्ट वर्किंग 3 में 3510। अब यहाँ पे जो कॉमन इनपुट टैक्स फिक्स्ड एसेट है उसका रिफंडेबल आ गया अमाउंट बी, तो 3510530 प्लस बी, ये आपका रिफंडेबल कॉन्सेप्ट वही है। और एग्जाम का सिर्फ यही फिक्स्ड एसेट के केस में, और फिक्स्ड एसेट देखे ना, फिक्स्ड एसेट फाइनल कंजम्पशन के लिए तो नहीं ले रहे ना। अगर फिक्स्ड एसेट में परचेज करता हूं तो जो सेल्स करता हूं उन सप्लाईज के लिए मैंने फिक्स्ड एसेट यूज किया होगा ना, मशीनरी में परचेज कर, ठीक है। लेके पॉइंट नंबर 10 ये 9 था, ठीक। फिक्स्ड एसेट includes plant and machinery, ठीक है। वो प्लांट है, वो फिक्स्ड एसेट शामिल होते हैं जो डायरेक्टली सप्लाई में यूज होते हैं। व्हीकल डज नॉट फॉल, व्हीकल फर्नीचर, अगला स्टेटमेंट लिखे डॉट के बाद, व्हीकल एंड फर्नीचर डज नॉट फॉल अंडर द डेफिनेशन ऑफ फिक्स्ड एसेट फॉर सेल्स टैक्स पर्पस। अगर कभी आपको बताया हो ना परचेजेस ऑफ फर्नीचर, परचेजेस ऑफ व्हीकल, तो उस पे आपने इनपुट टैक्स नहीं क्लेम करना। फिक्स्ड एसेट का मतलब क्या है यहाँ पे, प्लांट है, क्लियर जी। अब आप अटेम्प्ट करोगे खुद से क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 अटेम्प्ट करें। चले अभी टाइम क्या हो